नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड में सोशल साइंस के जो पेपर होते हैं उसमें पहला पोर्शन इतिहास का होता है और इतिहास का पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर अधिक से अधिक 30 शब्दों में देना होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप आंसर दे पाने में सफल होंगे। और इस बार ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज अधिक पूछा जाएगा, अर्थात इसी को MCQ बना करके फिल इन द ब्लैंक्स बना के ट्रू फॉल्स बना के भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। तो साथ ही ऑटोमन साम्राज्य का लोकेशन आपको जानना जरूरी है। ऑटोमन साम्राज्य जो है वो दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया के अगल बगल बसा हुआ था, या फिर हम लोग कहें कि यह भूमध्य सागर के आसपास बसा हुआ था और इस पर तुर्कों का शासन था। इसमें यूनान पर भी तुर्कों का कब्जा था। तो यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देशों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया, जिसके बाद ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। अब यूनान पर हमला क्यों किया, आप जानते होंगे कि यूनान जो था वो पश्चिमी संस्कृति का पलना था, अर्थात वह केंद्र था, वह ईसाई बहुल देश था, जबकि तुर्की जो शासन जो था वो इस्लामिक शासन था। तो इस्लामिक शासन से मुक्त कराने के लिए ऑटोमन साम्राज्य को आज़ाद कराने की कोशिश की गई। तो इतना लंबा ना लिख करके आप लिख सकते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य दक्षिण यूरोप और पश्चिम एशिया अर्थात भूमध्य सागर के आसपास फैला हुआ एक तुर्की साम्राज्य था। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2016 में पूछा गया था। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो साथियों, निरंकुश को अगर तोड़ दिया जाए, संधि विच्छेद कर दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। निर जोड़ अंकुश, निर मतलब नहीं, अंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। और इसको उत्तर के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। निरंकुश शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, अर्थात कोई लगाव ना हो। ऐसी शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है और सैन्य शासन पर आधारित होती है, दमनकारी होती है। उदाहरण स्वरूप लुई 16वां, जब आप फ्रांस की क्रांति में पढ़े होंगे कि लुई 16वां का शासन कितना हार्ड था। तो इस प्रकार के शासन को निरंकुशवाद कहते हैं। तो इतना लंबा ना लिख करके आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि निरंकुशवाद शासन का अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली पर है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होती है जो कि दमनकारी होती है। उदाहरण के रूप में लुई 16वां का शासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसकी रचना फान बोई चाओ ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा, लिख लेना होगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की। फान बोई चाओ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत विजय प्राप्त किए थे यूरोप में, और 1804 से 1814 तक उनका शासन फ्रांस में रहा था। उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। लेकिन अगर आंसर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सैनिक शासक था। यह अपने विजय के लिए जाने जाते हैं। 2014 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2013 में वही क्वेश्चन पूछ दिया गया जो 2015 में पूछा गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं फान बोई चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, जो कि 2012 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था। निरंकुशवाद ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिस पर कोई निरंकुश नहीं होता है, जो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है और दमनकारी होता है। उदाहरण स्वरूप फ्रांस के लुई 16वां के शासन को हम लोग निरंकुश शासन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। तो यूटोपिया एक कल्पना है। यूटोपिया एक आदर्श समाज की कल्पना है जिसका साकार हो पाना लगभग असंभव है। साथियों, कुछ आदर्शवादी दार्शनिकों ने इसकी कल्पना की थी जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं था, अर्थात समाज में लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सभी लोग मिलजुल के रहते थे। तो ये कल्पना है, ऐसा संभव हो पाना मुश्किल है। तो यूटोपिया का मतलब स्वप्नदर्शी समाज, स्वप्नदर्शी समाज। तो अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यूटोपिया एक आदर्श समाज की कल्पना है जिसका साकार हो पाना अर्थात धरती पर उतर पाना लगभग असंभव है, जो कि 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को
सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो साथियों, आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने यह कहा था। फ्रांस में होने वाले परिवर्तन से, क्रांति से वो डर गए थे कि भाई सावधान हो जाओ, नहीं तो हमारे यहाँ भी राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है, 30 शब्द में अधिकतम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक का है। यह क्वेश्चन साथियों 2010 में पूछा गया था। अब 2010 के कंपार्टमेंटल एग्जाम झारखंड में पूछा गया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा उत्तर। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में वियतनाम के महान राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन ने की थी। यह आपको याद रख लेना होगा। अब 2009 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखें। इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? तो साथियों, इंडो चाइना जो है उसका निर्माण वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से हुआ है। इसका इंडो चाइना नाम इसलिए पड़ा होगा कि ये इंडिया और चाइना के नीचे स्थित है, तो इंडो चाइना है ये। इस वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 देशों के ग्रुप को इंडो चाइना ग्रुप कहते हैं। ये 2009 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? एक गुप्तचर संगठन था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? जुसेप्पे मैसनी ने की थी। यह एक गुप्तचर संस्था थी और छुप करके काम करती थी इटली के एकीकरण के लिए। तो यह क्वेश्चन भी आपने कर लिया, जो कि 2009 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो साथियों, इस तरह से हमने हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन को, जो कि प्रत्येक वर्ष में पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको प्रॉफिट मिला हो, तो आप 10 के अन्य साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।